नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जहां एक और दुनिया में अमेरिका युद्ध बरसा रहा है, जहां तहां देखो दुनिया के हालात खराब किए हुए हैं खुद, लेकिन तरक्की की राह पर निकल पड़ा है। और तरक्की की राह पर इस बार टारगेट चंद्रमा पर पहुंचने का है। और चंद्रमा पर जब पहुंचने का टारगेट है तो खबर बनती है कि यह कारनामा वो 54 साल बाद करने जा रहा है। बोले क्या करने जा रहा है? चंद्रमा के लिए आज सुबह कैनेडी स्पेस स्टेशन से इन्होंने एक मिशन लॉन्च कर दिया। नाम था उसका आर्टेमिस 2। तो आइए आज के सेशन में कुछ बातें जान लेते हैं। पहला, ये आर्टेमिस नाम क्यों है? ये 2 है तो 1 क्या था? दूसरा, सबसे बड़ा सवाल ये कि नील आर्मस्ट्रांग सुने थे ना कि सर अमेरिका वाले भेजे हुए थे चंद्रमा पर उतरने। जब वो चले गए थे 1969 में ही चले गए थे, तो फिर इसके बाद में अब क्यों भेजा जा रहा है? और तो और जो आर्टेमिस 2 है वो यहां पर उतरेगा भी नहीं, वो केवल चक्कर लगा के आ जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि साहब जब चक्कर लगा के आ जाएगा तो क्या नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे तो फर्जी गए थे क्या? जो इतने साल बाद अमेरिका फिर भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इतने साल बाद अमेरिका को इतने रिहर्सल क्यों करने पड़ रहे हैं कि आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, 4, 5 ये सब भेजकर फाइनली आदमी उतारेगा? शक के दायरे में बहुत सी चीजें हैं। शक के दायरे में यह है कि ये कहीं ऐसे ही तो फोटो नहीं खिंचवा ली गई थी। और चंद्रमा पर जब हवा नहीं है तो ये झंडा कैसे लहरा दिए थे? चंद्रमा के पीछे तारे काहे नहीं दिख रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में है। आज के सेशन में जिक्र है कि अपोलो 11 के बाद आर्टेमिस 2 चंद्रमा की यात्रा पर निकला हुआ, लेकिन चंद्रमा पर जब नहीं उतरेगा तो सवाल बहुत सारे हैं। ये जो यहां पर चांद, ये जो झंडा लगा है अमेरिका वालों का, ये झंडा आफ्टर ऑल बिना हवा के कैसे खड़ा रह गया है? चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। लेकिन इससे बड़ी चर्चा यही है कि सब जहां एक और दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, वहां पर ये लोग झंडे चंद्रमा पर गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मिशन का नाम आर्टेमिस है, लॉन्च करने वाली संस्था का नाम नासा है। 54 साल बाद ये कारनामा हो रहा है और इसके बाद अगला कारनामा ये मंगल ग्रह पर करेंगे। तो आइए एक एक करके इस इंसानी कदम के दोबारा होने जाने पर चर्चा करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से याद दिला दें इस रविवार की वेबिनार का, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां पर आपको वेबसाइट बनाने से संबंधित जो भी जानकारी है वो दी जाएंगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों 20 जुलाई 1969 के अंदर चंद्रमा पर पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने आवाज हेडसेट पर एक बात सुनी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। ये कुछ ऐसी मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि साहब इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा और वहां पर जब उन्होंने बोला, या जो उन्होंने बोला वो यहां तक सुना। ठीक है साहब, सवाल नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद कौन उतरे और कितने उतरे ये आज तक चर्चा का विषय रहता है। 1972 तक अमेरिका ने 10 और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा था। सवाल सबसे बड़ा कि फिर नासा ने चंद्रमा पर चंद्र मिशन रद्द क्यों किए और अब 50 साल बाद शुरू क्यों किए? नासा जब आर्टेमिस 2 मिशन भेज रहा है तो नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद में भेजे गए 10 और यात्री जो चंद्रमा पर उतरे थे, ऐसा जो बताया गया था, हमारा सीसीटीवी लगा नहीं था, तो जो उतरे थे और बताया गया था, तो ऐसे में सवाल ये कि साहब 50 साल बाद जाकर अब क्यों नासा चेत रहा है और अपना मिशन शुरू कर रहा है? 50 साल तक कार्यक्रम रोक कर क्यों रखा था? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये वो प्रक्रिया है जिस समय आज सुबह आर्टेमिस 2 लॉन्च होता है। लॉन्च के समय ये जो उड़ता सा, जो मतलब मशीन सी उड़ती देख रहे हैं, ये वो रॉकेट है जो रॉकेट अपने साथ में ऊपर ओरियन नाम का एक कैप्सूल लेकर उड़ रही है। ये जो लिफ्ट ऑफ हो रहा है, इस लिफ्ट ऑफ के अंदर ये जो इंजन जो जलता जा रहा है, ये रॉकेट जो जलता जा रहा है, इसका नाम ईएसए है। इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का निशान है, इसका नाम ओरियन है। इस ओरियन में 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं। ये मुश्किल से उड़कर के 150 किलोमीटर जाएगा और ये हट जाएगा। इसके बाद की जो यात्रा है, ये ऊपर व्हाइट कैप्सूल जिसका नाम ओरियन है, ये पूरा करेगा। सुबह साहब ये लॉन्चिंग हो गई। आज सुबह 4 बजे स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ गया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। 1972 में अपोलो 17 के बाद यह पहला मौका है जब इंसान पृथ्वी से निकलकर निचली कक्षा को पार करते हुए अब चंद्रमा की यात्रा पर निकल चुका है। यह कितना विशालकाय था, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह जो मशीन है ना, जिस पर लदकर यह आ रहा है,
उस मशीन के पहिए जो हैं उससे छोटा इंसान है। मतलब इसकी विशाल कायता का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये जो रोल करता हुआ आ रहा है इसके साथ आदमी खड़ा है, पहिए से छोटा आदमी है। इतने बड़े सिस्टम के ऊपर जाकर के ये सिस्टम लगा हुआ है। ये जो ऊपर व्हाइट कलर का कैप्सूल सा बना देख रहे हैं, इसी कैप्सूल के अंदर 4 लोग भेजे गए हैं, एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं। इस आर्टेमिस मिशन का नाम साहब आर्टेमिस क्यों रखा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। असल में पहले जो मिशन थे ना उनका नाम अपोलो था, अब वाले मिशन का नाम आर्टेमिस है। कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन थे। अपोलो भेजे जा चुके हैं तो आर्टेमिस की बारी है। और कहा जाता है कि अपोलो सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी माना जाता है। ऐसे में आर्टेमिस नाम इस व्यवस्था में कि अपोलो गया था तो अब आर्टेमिस भी जाएगा, ऐसे रखा गया। साहब ये आर्टेमिस 2 है तो आर्टेमिस 1 कब हुआ था? तो आर्टेमिस 1 2022 में हुआ था, जब नासा ने बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के ओरियन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया था और उसे वापस रिकवर किया था। बिना इंसान के चक्कर काटने 2022 में भेजा था आर्टेमिस 1। यानी कि आज जो लॉन्चिंग हुई है ये 2022 में भी हो चुकी है, जिस समय कैप्सूल को भेजकर वापस रिकवर किया गया था। आर्टेमिस 1 2022, आर्टेमिस 2 2026, आर्टेमिस 3 2027 में शेड्यूल है। इसके बाद 4 2028 में, आर्टेमिस 5 2028 के एंड में। आर्टेमिस 2 के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। यह आर्टेमिस 1 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 10 दिन तक अंतरिक्ष के चक्कर कटाएगा और 10 दिन बाद वापस पृथ्वी पर लेकर लौटेगा। ये चक्कर काट के चंद्रमा पर चले आएंगे, लेकिन चंद्रमा पर रुकेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं। ये चंद्रमा का जो दूरस्थ हिस्सा है जिसे आप और हम नहीं देख पाते, उसके चक्कर काटते हुए आएंगे, तस्वीरें खींचते हुए चंद्रमा की लेकर आएंगे। लगभग 11.5 लाख किलोमीटर की यात्रा इन 10 दिनों के अंदर होने वाली है, जिसे यह मिशन पूरी तरह से करके लौटेगा। ठीक है साहब। आर्टेमिस सिस्टम लॉन्च होने से पहले थोड़ी तकनीकी खराबियों में भी रहा, लेकिन फिर इसे लॉन्च कर दिया गया। ये पूरी तरह से टेस्ट ड्राइव करता हुआ चला गया और अपनी हाइट को छूते हुए आगे बढ़ा। लोगों ने इसका बड़ा उत्साह मनाया। जो लोग गए हैं उनके परिवारजन वगैरह सब यहां पर बैठ के उसके क्षण को कैप्चर कर रहे थे। फ्लाइट में बैठे हुए कुछ यात्रियों को भी आर्टेमिस जाता हुआ दिखाई दिया। हाइट की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ जाते हुए को अंतरिक्ष में बैठे फ्लाइट में सवार कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। 4 अंतरिक्ष यात्री गए, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोव, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन। क्रिस्टीना कोच सबसे ज्यादा समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। असल मायने में ये सभी वो यात्री हैं जो कभी ना कभी स्पेस क्राफ्ट की यात्रा कर चुके हैं, अंतरिक्ष के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। ये कभी ना कभी अंतरिक्ष के संबंध में कोई ना कोई कार्य पहले से करते रहे। क्रिस्टीना कोच पहली बार किसी महिला को चंद्रमा की तरफ चक्कर काटने के लिए भेजा गया है। आप अंतरिक्ष यात्री ऑलरेडी हैं। आपको जिस कैप्सूल में भेजा गया है उसका नाम ओरियन है। ये चारों, रीड वाइजमैन, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन और विक्टर ग्लोवर, ये चारों की चारों यात्रियों में एक यात्री कनाडा के हैं। जाने से पहले की कुछ तस्वीरें सबने अपने अपने स्तर पर साझा की अपनी तरफ से। जब ये यात्रा शुरू कर चुके तो उसके बाद अंदर का जो कैबिन है उसके हाल अब सीधे नासा अपने स्पेस स्टेशन का जो ग्राउंड स्टेशन है वहां से लोगों के सामने लाइव कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है, एक इस तरह का सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर ये जो बड़ा सा कमरा बना है, इस कमरे के अंदर ही ये चारों लोग आने वाले 10 दिन तक रहेंगे। जिस जगह रहेंगे उसका नाम ओरियन कैप्सूल है और ये ओरियन कैप्सूल अपने साथ सभी तरह की सुविधाएं, सोने की जगह, खाने की जगह, व्यायाम की जगह और प्रॉपर शौचालय जैसी सुविधाएं लेकर गया है। इसी कैप्सूल के अंदर यहां रहना भी है, प्रयोग भी करने हैं, तस्वीरें भी खींचनी है और इस बात का अध्ययन करना है कि इस कैप्सूल के साथ जब जाते हैं तो परेशानियां क्या आती हैं और भविष्य में जब इसे लैंड कराया जाएगा तो कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साहब सवाल बनता है कि अपोलो भी तो गया था तो ओरियन में क्या अलग है? पहले भी तो आदमी बैठ के गया होगा। बिल्कुल, अपोलो और ओरियन में बड़ा अंतर है। अपोलो की जो ओरियन का जो घेरा है 16.5 फीट का है, अपोलो 12 फीट 10 इंच का था। इसमें 25% ज्यादा एस्ट्रोनॉट जरूर हैं, लेकिन बैठने की जगह ज्यादा है। इस बार प्रॉपर तरीके का एक टॉयलेट बना है जिसकी कीमत 200 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, कैलकुलेशंस हैं। इसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है, यह अपोलो से ज्यादा ताकत रखता है, डेटा प्रोसेस करने में लगभग 20,000 गुना तेज है। इसकी मेमोरी 1,28,000 गुना अपोलो से ज्यादा है।
इसके अंदर जिम की सुविधा, खिड़कियां, ये सब है। 10 दिन तक के सारे कार्यकाल दिए गए हैं कि कब कब क्या क्या करेगा। इंटरेस्टिंग है कि 10वें दिन ये वापस धरती पर लौटेगा और प्रशांत महासागर में आकर गिरेगा, जहां से इसे रिकवर नेवी के द्वारा किया जाएगा और सारे यात्रियों को वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में इनके साथ प्रॉपर भोजन भेजा गया है, उसकी पूरी लिस्ट बाहर निकल कर आई। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर ब्रेक दिया जाएगा, फिर डे बाय डे काम बांट दिए जाएंगे। यह यात्रा करने के लिए जो मिशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये पहले धरती के चक्कर काटेगा, धरती के चक्कर काट के धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर होकर ओरियन खुद अपने अंदर लगे हुए इंजन से थ्रस्ट पैदा करेगा और करके फिर चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में पहले जो मिशन निकला है, ये धरती का चक्कर काटते काटते पहले धरती से पेरिजी और फिर एपोजी, दूर और पास होते होते जब ये पूरी तरह, ये बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि अगर आपने रस्सी में कभी पत्थर बांधकर हिलाया है तो पत्थर गोल गोल भी हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप नजदीक और दूर हिलाते हैं, जैसे कई बार हिला करके लंगर जब दूर का फेंकते हैं, कुछ वैसे ही यहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। यानी कि ये धरती से जब लॉन्च होकर निकलेगा तो निकलकर पहले धरती के निकट और फिर दूर, निकट और फिर दूर और फिर निकट और दूर होते होते और फिर एक बड़ा सर्कल ले लेगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होकर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर फेंक दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये यहां पर पृथ्वी से, और जब चंद्रमा के पिछली ओर जाएगा, क्योंकि धरती से आप फ्रंट देख पाते हैं, तो ये यहां की तस्वीर खींच करके फिर वापस लौट करके इस तरह से चला आएगा। इसका केवल मकसद ये जांचना है कि भविष्य में जब इसे भेजा जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना हो। यानी कि आर्टेमिस 3 की तैयारी में आर्टेमिस 2 गया है, आर्टेमिस 4 की तैयारी में आर्टेमिस 2 गया है, क्योंकि यहां से जो अनुभव प्राप्त होंगे उन्हें यूज करते हुए भविष्य में अंतरिक्ष के मिशन कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। भविष्य क्या है? भविष्य यह है कि अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं, इस चंद्रमा पर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं करने की नासा सोच रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं ये? नासा चाहता है कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, ऐसे चंद्रमा पर भी एस्ट्रोनॉट रहें। सवाल यह है कि साहब रह के कर क्या लोगे? हवा नहीं है, कुछ नहीं है, करोगे क्या? बोले सारी व्यवस्था यहां से लेकर जाएंगे। तो फिर करने क्या जाओगे? करने क्या जाएंगे उसको ऐसे समझते हैं। असल में क्या है ना साथियों, आजकल आप सभी ने कुछ दिनों से चल रहे युद्ध में एक बात समझी होगी कि ईरान को इस समय न्यूक्लियर एनरिच्ड चाहिए यूरेनियम। उस एनरिच्ड यूरेनियम का वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका उसे रोकने के लिए ना जाने पूरी दुनिया के ऊपर संकट डालकर खड़ा है। आप सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा क्रिटिकल एक्टिव यूरेनियम है उतना ज्यादा बम बनाने के करीब है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से बिजली उत्पन्न होती है, यही कारण है कि नाभिकीय रिएक्टर्स में यूरेनियम का उपयोग होता है। ऐसे ही नाभिकीय रिएक्टर्स में हीलियम के एक आइसोटॉप जिसका नंबर है हीलियम 3, हीलियम का आइसोटॉप जनरली जो पाया जाता है वो 2He4 पाया जाता है, लेकिन 2He3 अगर हीलियम है तो उसे रेडियो एक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि उसका उपयोग भी रिएक्टर्स में किया जा सकता है। सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसमें हीलियम 3 होता है। कई बार सूरज की रोशनी के साथ चल रहे सोलर फ्लेयर्स में, सोलर विंड्स में हीलियम 3 पृथ्वी की तरफ भी फेंका जाता है, लेकिन पृथ्वी के खुद के मैग्नेटिक फील्ड के रिपल्शन के कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर ही रह जाता है। चंद्रमा पर ऐसी स्थिति नहीं है। सूरज की तरफ से फेंकी गई सोलर फ्लेयर्स के चलते हीलियम 3 की प्रचुर मात्रा चंद्रमा की सरफेस पर पाई जाती है। माना जाता है कि आने वाले समय में अमेरिका उस हीलियम 3 को यहां से लेकर धरती पर आएगा और उससे रिएक्टर्स चलाएगा, बिजली उत्पन्न करेगा। उस हीलियम 3 का भाव 2 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक बताया जाता है। ऐसे में अगर यहां पर बनाया हुआ यह कैंप अंतरिक्ष से प्रीशियस धातुओं को लाकर, प्रीशियस तत्वों को लाकर धरती पर इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, तो यह काम करने के लिए अमेरिका यहां पर बेस बनाना चाहता है। इस पर चर्चा मैंने आज से 3 साल पहले की थी। 2023 में जब आर्टेमिस 1 गया था, यह मेरा उस समय का वीडियो है, मैंने उस समय यह जानकारी साझा की थी। चर्चा आती है नंबर 2 कि साहब यह काम अब 50 साल बाद क्यों? पहले ही जब आप बता रहे हो नील आर्मस्ट्रांग के बाद 10-11 लोग उतर चुके हैं, तो इतना ज्यादा समय अब क्यों लग रहा है? और इसके बाद में 72 के बाद अब तक कोई और चंद्रमा पर मिशन क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात पर सवाल उठते हैं कि साहब जब ये अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग यहां उतरे तो यहां पर यह झंडा कैसे खड़ा हुआ, लहरा कैसे रहा था, छाया कैसे बन रही थी, और चंद्रमा के पीछे की तरफ तारे दिख क्यों नहीं रहे थे? यह सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि
जो अपोलो 11 है उसकी लैंडिंग को लेकर के कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही गई है। कहा गया है कि नील आर्मस्ट्रांग कहीं और नहीं गए थे, बल्कि एरिया 51 जो अमेरिका का काफी लंबे समय तक गुप्त स्थान रहा, वहां जाकर फोटो खिंचवा लिए थे। दुनिया को लगा कि अमेरिका काबिल हो गया है, तो आवश्यकता पूछी गई कि सब जरूरत क्या थी अमेरिका को झूठ बोलने की। तो बोले असल में अंतरिक्ष की दौड़ कोल्ड वॉर के समय पर सोवियत रूस ने शुरू कर दी थी। सोवियत रूस ने अपना पहला यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेज दिया था। अमेरिका इस बात से परेशान हो रहा था कि न्यूक्लियर बम मैंने बनाया, लेकिन तकनीकी में सोवियत रूस हमसे आगे निकल गया। अंतरिक्ष में वो इंसान भेजकर अपनी वैज्ञानिक कुशलता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया। अमेरिका इस बात से चिढ़ा और उसने इस जिद में कि तुम अगर अंतरिक्ष में भेजे हो, यानी धरती से 100 किलोमीटर दूर इंसान को भेजे हो, तो हम आने वाले समय में चंद्रमा पर आदमी भेज देंगे। और इस काम के लिए अमेरिका ने बड़ा सारा फंड निकाला, कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर निकाले, इस बात को जो कि लगभग असंभव लगती थी कि चंद्रमा पर इंसान को उतारना है। और इसके लिए बहुत सारे मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए। अब कैसे और कितने मिशन थे? कहा जाता है कि नासा ने जब सबसे पहले अपोलो 1 शुरू किया तो उसमें 3 लोग, वर्जिल ग्रीमोस, एडवर्ड वाइट और रोजर जैफी को लेकर भेजने का प्रयास हुआ। अपोलो 1 क्रैश कर गया। अमेरिका को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि साहब अंतरिक्ष यात्री भेजने चले थे, यूरी गागरिन की होड़ में फेल मार गया। इसके बावजूद भी नासा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपोलो 5 तक हर बार मिशन भेजा, लेकिन इस बार इंसान के बिना भेजा। 1968 में अपोलो 7 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में कामयाब हुआ, जैसे आज आर्टेमिस 2 लेकर गया है। 1968 में अपोलो 8 चांद के पास पहुंचा, लेकिन वापस लौट आया, जैसे आर्टेमिस 2 चांद के पास पहुंचेगा लेकिन लौट आएगा। 1969 में अपोलो 9 ने लूनर मॉड्यूल की जांच की कि साहब क्या है मामला। 1969 में अपोलो 10 ने चांद पर उतरने का पूरा रिहर्सल किया कि गया और वापस चला आया, लेकिन उतरा नहीं। आखिरकार 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और इंसान चांद पर उतरता है। मतलब आर्टेमिस 1 के फेल होने के बाद 11वीं बार जाकर अमेरिका ने आदमी को वहां लैंड कराया, हर बार का रिहर्सल किया। पहली बार मशीन भेजने का, दूसरी बार चक्कर कटाने का, तीसरी बार और नजदीक ले जाने का, चौथी बार और नजदीक, फिर इंसान भेजने का, फिर इंसान को नजदीक भेजने का, फिर उतरने से पहले की प्रैक्टिस। और इन सब में जैसे इस बार के मिशन में भी $4 बिलियन से अधिक, अगर मतलब बात की जाए तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, रफली 35 से 40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट या खर्चे की बात बताई जा रही है कि इतना पैसा इसमें खर्च हो सकता है। ऐसे में इतना बड़ा जब पैसा खर्च करने की स्थिति बन रही है तो बड़ा सवाल यह बनता है कि नासा इस सारे काम को पहले करके देख चुका है, फिर रुक क्यों गया? भाई आपने भेज दिया, उसके बाद क्या रुक गए थे? नहीं, पहले इंसान भेजा, उसके बाद भी ये चालू रहे और इन्होंने लगातार यहां पर लोगों को भेजना जारी रखा। नासा के और भी मिशन गए और सफलतापूर्वक वहां पर इंसानों को उतारा गया। 1972 में जाकर इन्होंने फाइनली इसे रोक दिया। उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए कि भाई चांद पर जब हवा नहीं है तो अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा है? मतलब ये वाला सीन बना कैसे, लहरा कैसे गया? छायाएं अलग अलग दिशा में क्यों बन रही हैं? कुछ छाया इस तरफ बन रही है, कुछ अपोजिट साइड में, इधर भी बन रही है, उधर भी बन रही है, ये कैसे हो रहा है? वीडियो में तारे क्यों नहीं दिख रहे? मतलब जब उतरा है ये तो यहां पर तारे क्यों नहीं दिख रहे? इस तरह के सवाल पूछे गए। जवाब आया कि असल में ये झंडा लहराया नहीं था, हुआ ये था कि इस झंडे की जो डंडी है ना, इसमें एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लकड़ी भी लगाई गई थी यों, और उस लकड़ी को, जैसे ये पेन है, इस पेन पर फिर हम कुछ इस तरह की डंडी और लगा दें और उसके सहारे झंडा लगाया जाए। तो बोले झंडे को यहां पर सहारे से खड़ा किया गया है, ना कि लहराया गया है, नंबर 1। और यात्री ने खुद इसको हाथ मारा था, तब जाकर के ये लहरा था। दूसरा सवाल पूछा गया कि साहब यहां पर छायाएं अलग अलग दिशा से क्यों पड़ रही हैं? तो इसके पीछे बताया गया कि जब चंद्रमा पर उतरे थे उस समय पर यहां पर दिन की रात, मतलब रोशनी नहीं थी, चांद पर दिन का समय था, तारे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि दिन में जब हम धरती पर हैं तो धरती पर सूरज की रोशनी अगर आ रही है तो हमें चंद्रमा के कारण, उस रोशनी के कारण तारे नहीं दिखते हैं। तो बोले यहां पर दिन था, दिन के कारण छायाएं बन रही थी और तारे विजिबल नहीं हो रहे थे। इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि तब हुई जब सोवियत संघ ने इस मिशन की खुद सफलता को स्वीकार कर लिया कि हां इन्होंने ये काम कर लिया होगा। तीसरा जो सवाल था कि चांद की सतह पर तस्वीरें अलग अलग क्यों? बोले चांद का रिफ्लेक्शन भी इमेज बना रहा था, वहां से निकलती हुई जो परावर्तित तेज रोशनी थी उससे अलग अलग दिशाओं में
रोशनी की वजह से छायाएं बन रही थी। सोवियत रूस ने खुद इसे स्वीकारा कि हां ऐसा हुआ है। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन, ये तीनों की तीनों यहां पर थे, लेकिन जो कॉलिंस थे वो चांद पर नहीं उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन यहां पर ये कमांड के अंदर मौजूद रहते हुए ही नील और बज को जमीन पर उतारा गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। फिर सवाल बड़ा बना, रुक क्यों गए? जाना चाहिए था। तो साहब रुक इसलिए गए क्योंकि सोवियत संघ को पछाड़ना उद्देश्य था, पछाड़ चुके। तो फिर जबरन इस पर पैसा क्यों खर्च किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे इनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। अंतरिक्ष में सुप्रीमेसी दिखाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कमाई नहीं हो रही थी, तो इस मिशन को चलाने का फायदा नहीं हो रहा था। फिर सवाल बना, तो फिर अब क्यों जा रहे हो? अब कौन सी कोई ऐसी चीज आ गई? अब कारण यह है कि पहले यूरी गागरिन ने चैलेंज कर दिया था, इस बार चाइना ने चैलेंज कर दिया है। 2030 तक चाइना अंतरिक्ष पर पहुंचने, चंद्रमा पर पहुंचने का कह चुका है। तो अमेरिका को उससे पहले पहुंचकर दुनिया के सामने दिखाना है कि देखो मैं रुक करके बेस भी बना सकता हूं। तो बस आर्टेमिस 2 जो है वो असल में अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर बनने वाले सरफेस पर जो कैंप लगेगा उसका प्रयास है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई हो। यानी कि इस पूरी कहानी में अमेरिका का वो टॉपर रवैया है कि बेटा टॉप तो हम ही करेंगे, पहले सोवियत रूस से करें, अब चाइना से करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपने इतने यात्री अब तक भेजने के बाद भी फिर से ये सारे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कंपटीशन में टॉप पर रहना है। इस बात को आप व्हाइट हाउस की स्क्रीन पर लिखा देख सकते हैं पिछले साल कि एंश्योरिंग अमेरिकन स्पेस सुप्रीमेसी, हम आर्टेमिस 2 लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को यह रहे कि हम पिछड़ नहीं गए हैं, हमने छोड़ दिया है लेकिन अब फिर से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, मून पर माइनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहां की सरफेस पर जाकर हीलियम 3 नामक जो गैस है उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तीसरा जो कारण है वो आप जानते हैं, जो लास्ट टाइम कैनेडी के केस में हुआ था जब वो वियतनाम वॉर हार रहे थे। इसी प्रकार ट्रंप ने दुनिया के अंदर जिस तरह से अपनी इज्जत बिगाड़ ली है इस आर्टेमिस मिशन से, क्योंकि जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम होता है तो जनता पूरी तरह, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, देश के साथ खड़े होते हैं। ट्रंप को भी लगता है कि आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता उनके लिए एक अमेरिका में इमेज बनाने का काम करेगी। कुल मिलाकर के अपोलो 11 के बाद इस मिशन का जाना कोई फेलियर नहीं, अपितु अमेरिका के सुप्रीमेसी दिखाने का, फिर से जनता को याद दिखाने का कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं, ये इस पूरे काम के अंदर प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है आर्टेमिस 2 सफल हो और उसके बाद में अंतरिक्ष पर प्रॉपर लैंडिंग हो पाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।